नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं आवाज पर सियासी आर पार। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और चुनाव में महज चंद महीने बचे हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस को पटखनी देने के लिए ताबड़तोड़ कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। ताजा आरोप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने लगाया है। उनकी माने तो छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार थम गई है। जब से भूपेश सरकार सत्ता में आई है, यानी साल 2018 से, तब से प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर केंद्र की योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास इन आरोपों का कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासत में विकास और आवाम का मुद्दा हावी होने लगा है। 15 साल सत्ता पर आसीन रही भाजपा के हाथ से इस बार सत्ता फिसल गई और भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन गई। 4.5 साल हो चुके हैं। इस सरकार को अब चुनाव में महज चंद महीने बचे हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस को पटखनी देने अपने बयानों से ताबड़तोड़ हमला कर रही है। ताजा बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव का आया है। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद से छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार थम सी गई है। जहां 2018 से पहले प्रधानमंत्री आवास से लेकर केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब तो जल जीवन मिशन में धीमी गति और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। वहीं गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से भी वंचित किया जा रहा। साथ ही प्रदेश में चावल घोटाले जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में एक परिवर्तन की हवा चल रही है और 4.5 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने जो हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है, जन घोषणा पत्र के कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। आज छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया। विकास के सारे काम पूरे छत्तीसगढ़ में ठप हैं। इसको लेकर राज्य की जनता में आक्रोश है और छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षा और इच्छाओं के अनुरूप हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर जनता का आशीर्वाद भरपूर रूप से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चुटकी ली है। बघेल ने कहा कि अरुण साव जी आजकल तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उनका ट्वीट देखो, बयान देखो तो लगता है भाजपा में दो फाट हो गया है। उनका विश्वास मोदी और शाह से हट चुका है। अब वो बुलडोजर की बात करते हैं। अरुण साव जी आजकल तरह तरह के बयान दे रहे हैं और उसके ट्वीट भी देखो, उसके बयान देखो तो लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो चुका है। सर, रिजर्वेशन अरुण साव जी का विश्वास अब मोदी और शाह से हट चुका है। अब उसकी बात नहीं करते, अब वो बुलडोजर की बात करने लगे। मतलब योगी आदित्यनाथ उस रास्ते में चलते हैं। मतलब ये है, अरुण साव जी ने स्वीकार कर लिया है कि अब मोदी और शाह की जादू उतर चुका है। बहरहाल चुनावी मौसम अपने विरोधियों को पटखनी देने माननीय इस तरह की बयानबाजी की स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि मतदाताओं को रिझाया जा सके और सत्ता पर काबिज हो सके।
हालांकि यदि छत्तीसगढ़ की सियासत की बात की जाए तो भूपेश बघेल सरकार पर कोई पुख्ता आरोप न विपक्ष लगा पाया। देखना होगा कि इन आरोपों को जनता किस रूप में लेती है। ओम प्रकाश चंद्रकाकर की रिपोर्ट, रायपुर से इंडिया वॉइस के लिए। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, आवास पर सियासी आर पार हो रहा है। 2018 से सरकारी आवास को लेकर बात निकल कर आ रही है कि ठीक से उनको आवास नहीं मिला है, और भी बहुत सारे आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव 2023 में है छत्तीसगढ़ में, तो सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इस समय सियासत है गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चला है। तो हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट आ चुके हैं। आपको बता दें, लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, सुरेंद्र वर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ मनीष बोरा राजनीतिक विश्लेषक हैं जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले हम लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। लक्ष्मी जी, आप तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पर लगा रही हैं। आपका कहना है कि 2018 से लेकर अब तक आवास लोगों को नहीं मिला, क्षेत्र इलाके में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, बहुत सारे आरोप आप कांग्रेस पर लगा रही हैं, भूपेश बघेल सरकार पर लगा रही हैं। क्या कहना है आपका? 4 साल में आज जो है वो पूरी तरह शून्य है, इसे आम जनता भी जानती है। और कांग्रेस जो 36 घोषणा पत्र के साथ में यहाँ सरकार में आई है, इन्होंने सभी वर्ग को ठगा और ठग कर वोट लिया। उसके बाद में विकास तो पूरी तरह जीरो है। आप देख रहे हैं कि आवास योजना जो बहुत ही महती योजना है प्रधानमंत्री जी की, और इस योजना में गरीब परिवार जिनको आवास मिलना था, ऐसे 16 लाख गरीब परिवार को आवास नहीं मिला। इसमें 2011 के गरीबी रेखा की जो सर्वे है उसके आधार पे 7,56,000 आवास जो है वो गरीबों को देना था। तो इन्होंने गरीबों के साथ छल किया और आज ये दिखावा कर रहे हैं कि ये सर्वे करवा रहे हैं। आखिर भूपेश बघेल जी, उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और गरीबी रेखा का सर्वे जो हुआ है उसको तक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कोरा दिखावा कर रहे हैं क्योंकि ये गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की सरकार में खाली चारों तरफ जो शासन प्रशासन है उसका कहीं भी दिखाई नहीं देना। आज आम जनता जो पूरी तरह से परेशान है, यहाँ अनाचार अत्याचार की घटनाओं के साथ साथ इनके खुद के जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी, उन्होंने डीएमएस को लेके आरोप लगाया है। और मैं भी सीधा आरोप लगाती हूँ कि बलौदाबाजार जिले में डीएमएस की बड़ी जो राशि है उसको बंदरबाट किया जा रहा है, और जिस प्रकार से वहाँ वसूली कमीशन की जा रही है वो किसी से छुपा नहीं है। बलौदाबाजार जिले की एक ही और बात मैं करना चाहती हूँ कि इनके संसदीय सचिव है वहाँ से जो एक नेत्री है, उन्होंने पिछले दिनों में रेस अवैध माइनिंग में पकड़ा गए एक गाड़ी को उन्होंने तहसीलदार के ऊपर झूठा कहना चाहिए दबाव बनाते हुए, बेवजह दबाव बनाते हुए 3 घंटे के अंदर धमकी देते हुए उसका ट्रांसफर कर दिया। तो छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके राज में कोल माफिया, शराब माफिया और अवैध जो माइनिंग का पूरा, चाहे रेत की बात कर लें और भी जितने भी खनन हो रहे हैं, चाहे हम गिट्टी की बात कर लें, सब में माफियाओं का जो डेरा लगा हुआ है और जो रॉयल्टी की बड़ी चोरी हो रही है अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। और महिलाओं के साथ तो इन्होंने शराबबंदी को लेकर छल किया ही। सुरेंद्र जी कहेंगे ये 3 कमेटी बनाए थे, कमेटी 4 साल हो गया कि एक भी सही रिपोर्ट इनकी कमेटी ने क्या पाया है वो प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। तो इनकी मंशा छत्तीसगढ़ के विकास की नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी जो आज रो रही है 4 साल से
ये महतारी की बात करते हैं। महतारी अपने बेटों को, अपने बेटियों को खुशहाल देखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल लक्ष्मी जी, बिल्कुल लक्ष्मी जी, भेंट चढ़ाकर छत्तीसगढ़ महतारी को रुलाने से नहीं छोड़ी है। और ये जिस प्रकार से भय और आतंक की राजनीति छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, पूरे चारों तरफ जो वर्ग संघर्ष इनके राज में जारी है, इसके दोषी कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी जी, आपको रोकना चाहेंगे, हम सुरेंद्र वर्मा जी से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, आपके पास फिर से वापस आएंगे। सुरेंद्र जी, कितने आरोपों की झड़ियां आपके ऊपर लगाई है लक्ष्मी जी ने? आपके रहते हुए क्षेत्र में कोई विकास की धारा नहीं हुई, महिलाएं वहां पर सुरक्षित नहीं है, माफियाओं का बोलबाला है, सरकारी आवास आप नहीं दे रहे हैं लोगों को, इतने आरोप आप पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, जनता आप पर विश्वास आने वाले चुनाव में कैसे करे? सुनील जी, तथ्यहीन आरोप लगाना, अनर्गल बयानबाजी करना, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और कुशासन जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इनको अपने पाप याद आ रहे हैं। ये लगातार देखिए, मैं सिलसिलेवार जवाब दूंगा, सुनने का साहस रखिए। प्रधानमंत्री आवास की ये बात करते हैं, पीएम आवास की साइट है सुनील जी, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, उसमें छत्तीसगढ़ को 98.27 लाख को प्राप्त करने के लिए पुरस्कार मिला है। और भाजपा के तमाम नेता, ये अलग अलग नेताओं की अलग अलग बयान है, कोई नेता बोलता है 16 लाख, कोई 18 लाख, कोई 12 लाख, कोई 8 लाख। ये बताएं, ये आधार क्या है? अभी लक्ष्मी जी कह रही थी 7,69,000। मूल बात यह है, 2011 में जनगणना हुई अंतिम बार सुनील जी, उसके बाद से हर 10 वर्ष में जनगणना करने का रिवाज रहा है, ताकि तमाम सरकारी योजना, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की हो, उसमें पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए सर्वे होता था, आम जनगणना होती थी, उसमें अलग अलग कॉलम होते थे। दुर्भावना पूर्वक अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार आम जनगणना करने से भाग रही है। जो युवा जो है, जो बालक था, जो नाबालिग था 2011 में, 14-15 साल की अवस्था थी, आज 13 साल बाद उसकी अवस्था 27-28 साल की हो गई है। जो पिछले 9 साल में मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है, इन्हीं के आंकड़े में जो 40 करोड़ के अंदर गरीबी रेखा के लोग थे, वो आज 81 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करते हैं। 2014 से 2018 तक तो सुनील जी दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। ये कहते हैं 18 लाख का लक्ष्य था, निश्चित रूप से था। रमन सिंह ने अपने अंतिम बजट अभिभाषण में 2018-19 के, और ये पब्लिक डोमेन में है, ये जाके देख ले, विधानसभा की साइट में वो आंकड़े मौजूद है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था, जब दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, दिसंबर 2018 तक रमन सरकार ने केवल 2,37,000 आवास बनाए, उसमें शहरी क्षेत्रों में मात्र 19,000 थे। हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में 13,04,000 आवास बनाए, ग्रामीण क्षेत्रों में 10,57,000 और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 2,47,000। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, नान और धान की कमीशन खोरी, अगस्ता और पनामा के प्रकरण, डीकेएस का घोटाला, प्रियदर्शनी सहकारी बैंक के उमेश सिन्हा जो मैनेजर थे, उनका बयान। ये छत्तीसगढ़ की जनता भोगी है 15 साल के इनके कुशासन में। और रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते हैं देश के और दुनिया के, मैं समझता हूं कि इकलौते मुख्यमंत्री है जो इन्होंने स्वीकार किया था, अपने कार्यकर्ताओं से रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में कहा था 6 महीना कमीशन खोरी छोड़ दो, 30 साल सरकार नहीं जाएगी। तो कमीशन खोरी इनका फोकस है। 15 साल वादे खिलाफी करते रहे, रोज 4 से 5 किसान आत्महत्या करने मजबूर होते थे, क्योंकि इन्होंने 15 साल बोनस के नाम पर ठगा। 20,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या किए इनके समय में। और जो ये डीएमएफ का आरोप लगा रहे हैं, डीएमएफ में केंद्र की मोदी सरकार ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बाईपास करके कलेक्टर को उसका अध्यक्ष बनाया, और जो विषय तय हैं जिनमें खर्चा करना है, वो खनन और उद्योग प्रभावित क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, इनके राज्य में क्या हुआ? बिल्कुल हम बीजेपी से प्रतिक्रिया लेंगे। बिल्कुल 2 मंजिल के बिल्डिंग में। मनीषपुरा जी, मैं आपके पास आता हूँ। इलेक्शन 2023 में है और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आवासीय योजना कांग्रेस की तरफ से नहीं दी जा रही है राज्य में, और कांग्रेस का कहना है कि उनके सारे आरोप निराधार हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी बयानबाजी को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीने के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर मुझे लगता है और भी तीखा होगा। इसके साथ साथ और ज्यादा वास्तविक
भाजपा और कांग्रेस को देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बात अभी हम कर रहे थे आवास योजना को लेकर के, निश्चित रूप से आवास योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड में दिख रही थी। उसमें बड़ा एक आंदोलन भी छत्तीसगढ़ के अंदर में किया था, जिसमें हजारों लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, लाखों लोगों से उन्होंने फॉर्म भरवाए, फॉर्म भरवाने के बाद उनको लेकर के आए और एक बड़ा प्रदर्शन, मुझे लगता है कि 4 साल के अंदर में सबसे बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किया था। लेकिन उसके बाद उसके बात को लेकर के कोई दूसरा प्रोसेस देखने को नहीं मिला कि जिन लोगों को आवास मिल गया तो उनके लिए भाजपा क्या करने जा रही है, उनके लिए उसकी क्या स्टेप में भी देखने को नहीं मिला। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े आरोप लगातार कांग्रेस की सरकार पर लगा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, इसके अलावा कुशासन के आरोप लगा रही है। यहाँ पर लगातार जो है प्रशासन को लेकर के जो कानून व्यवस्था उसको लेकर के बड़े आरोप लगा रही है। मगर इन आरोपों को लगाने के साथ साथ सड़क पर भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ में कहीं भी खड़ी नजर नहीं आ रही। ये एक बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर देखने को मिलता है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस बात को लगातार कह रही है कि बीएमएस के फंड में इन्होंने परिवर्तन किया। इसके साथ साथ आवास योजना को लेकर के वो जो बात करें जिसमें 98.2% जैसा कि अभी कह रहे थे वो वहां पर मिला है और केंद्र से उनको सम्मान भी उसमें मिला है। तो ये सारी चीजें एक तरफ देखिए, ये डाटा कुछ और बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है कुछ और है। इसलिए कांग्रेस जिन बातों को लगातार कहती है कि जो भी कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाती है उसको लेकर के सीधे सीधे वो केंद्र सरकार के ऊपर फूक देती है। केंद्र सरकार की गलतियों की वजह से, केंद्र सरकार के असहयोग की वजह से, केंद्र सरकार जो हमको फंड नहीं दे रही है हमारे हिस्से का, उसकी वजह से सारे विकास कार्य रुके हैं। तो सीधे आता है कि ये देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक तौर पर दोनों दल एक दूसरे का आरोप लगा रहे हैं और फुटबॉल बना करके जनता की जो जनता के फायदे की जो बातें हैं उनको दरकिनार करके अपने राज्य के लिए सीखने का प्रयास लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है और आने वाले इलेक्शन में ही जनता ही डिसाइड करेगी कि काम हुआ या नहीं हुआ। लक्ष्मी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जिस प्रकार से सुरेंद्र जी ने कहा कि आपने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं, आपके पास कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, आप कुछ भी बोल देते हैं, किस प्रकार से अपने डेटा को आप बताना चाहती हैं? जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 2018 से आवास योजना का लाभ जनता को नहीं मिला, कोई डेटा आपके पास है, फैक्ट्स आपके पास हैं? देखिए, सुरेंद्र जी को शायद पता नहीं है, पूरे पंजीकृत जो आवासहीनों की लिस्ट है वो हर ग्राम पंचायत में लगी हुई है और वो झुठला कैसे सकते हैं? इस बात से एक मुझे आश्चर्य हो रहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उनके रजिस्टर्ड नंबर के सहित में पूरे बोर्ड में आंकड़े हैं और उनमें से पूरे एक आंकड़े निकाले गए हैं। क्या सुरेंद्र जी ग्राम पंचायतों को नहीं जानते हैं? एक एक डाटा तो सत्य है, ये जो बात गुमराह करने की कर रहे हैं। और इसके बाद भी देखिए, पंचायत मंत्री का केंद्र से नरेंद्र तोमर जी का लेटर आना, उसके बाद में हमारे दूसरे जब पंचायत मंत्री बने तो उनका लेटर आया, उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी का लेटर आया और इनके खुद के मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी पंचायत मंत्री होते हुए आरोप लगाकर उन्होंने पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया। तो सुरेंद्र जी को स्वीकार करना चाहिए कि उनके मंत्री ने झूठे आरोप लगाया है। ये झूठ की राजनीति करने वाले कांग्रेस के लोग, सुरेंद्र जी आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि झूठे आरोप लगाए हैं, जो है स्वीकार कर लेना चाहिए। लक्ष्मी जी बोल रही हैं, आपके पास सारे डेटाज हैं, घर घर नगर पंचायत के द्वारा सारे सब कुछ आपके हैं, उसके बाद भी आप डिनाई कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि संजय श्रीवास्तव ये पीएम आवास के सरकारी पोर्टल में मैं चुनौती देता हूँ, पीएम आवास के सरकारी पोर्टल में ये देख ले। और रमन सिंह का जो बजट अभिभाषण है 2018-19 का, उन्होंने ये स्वीकार किया कि केवल 2,37,000 आवास बने और राज्यांश कितना दिया था उन्होंने? 14 से 18 तक तो दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में और केंद्र में मोदी की सरकार थी। केवल 272 करोड़ की राशि राज्यांश के रूप में जमा की गई थी। पिछले 4 वर्ष का आप देख लें, भूपेश सरकार ने केवल शहरी क्षेत्र में पीएम आवास के लिए 2100 करोड़, 2100 करोड़, सुन लीजिए। उसके बाद इस साल का बजट देख लीजिए, इस साल का जो बजट आवंटन है 3,238 करोड़। ये ऐसे गंद मचाना छोड़ दीजिए। और ये जो नौटंकी किया प्रदर्शन का, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो ये दावा कर रहे हैं 5 लाख आवेदन का वो सरकार को सौंप दे, हम उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो इनके फर्जीवाड़े की कलई उसी समय खुल गई जब सुनील जी इनसे मांगा गया वो आवेदन, तो ये गायब हो गए। विधानसभा में लिखित जवाब दिया मुख्यमंत्री जी ने
जो 13,04,000 आवास हमारी सरकार ने बनाए, और जो मोदी सरकार जनगणना से भाग रही है अपनी जिम्मेदारी से, हमारी सरकार 1 अप्रैल से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवा रही है, जो 30 दिन के भीतर पूरा हो जाएगा। उसमें पीएम आवास के हितग्राही भी शामिल है, उसमें उज्ज्वला के जो 95% हितग्राही जो रिफिल नहीं करा पा रहे हैं, जो इनके कुशासन में 400 का सिलेंडर 1150 पार हो गया है, तो वो तमाम, चाहे वो शौचालय के हितग्राही हो, चाहे निराश्रित पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, तमाम हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए हमारी सरकार सर्वे करवा रही है। सामाजिक आर्थिक सर्वे 30 तारीख को पूरा हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी प्रकार से झूठ बोलते हैं। जब रमन सिंह ने विधानसभा में कबूल किया था कि केवल 2,37,000 आवास बनाए, तो ये वाजपेयी कैसे दावा करते हैं 6 लाख 7 लाख का, और हमारी सरकार ने तो लिखित जवाब में बताया 13,04,000 आवास हमने बनाया और आगे भी देंगे। बिल्कुल लक्ष्मी जी, दीजिए जवाब। उनकी सरकार लगातार अपने डेटा को रखिए, बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने लगातार ऐसा किया और आप लोग जनगणना नहीं करा रहे हैं। किस प्रकार से देखा जाए, चुनाव सिर पर आने वाले हैं। थोड़ी देर में हम संपर्क करेंगे लक्ष्मी वर्मा जी से, संपर्क नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल इश्यू हो जाए। हम राजनीतिक विश्लेषक के पास पहुंचते हैं। सर, जिस प्रकार से देखा जाए कि आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ता ही जाएगा, जिस प्रकार से आपने कहा था, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा। लेकिन प्रदेश में जिस प्रकार से देखा जाए, इस तरह की जो सुविधाओं का टोटा वहां पर है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए दरबदर भटक रही है। ये कहीं ना कहीं राजनीति में जनता पिसती हुई नजर आ रही है। और आने वाले इलेक्शन में जनता क्या उम्मीद करे किस पार्टी से कि उनको आगे जाकर कुछ अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी? आप इस बात को कह रहे हैं कि जनता किनसे उम्मीद करे और किसके दरवाजे जाकर के खड़ी हो अपनी समस्याओं को लेकर के। जब चुनावी समय आता है, चुनावी दौर आता है, तो ये राजनीतिक दल जनता के सामने जाते हैं और उनसे उनका मत मांगते हैं। मगर जब जनता के हित की बात आती है, तब वो इन बातों को दरकिनार करके अपने हित और अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति है, ये नहीं बनना चाहिए। जनता का हित जो है सर्वोपरि है। जनता ने आपको चुनकर के भेजा है। लगातार नेतागण इस बात को कहते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता जो चाहे वो होगा। निश्चित रूप से जनता ने अपना बड़ा मत जो है वो कांग्रेस को दिया था, बहुत बड़ा बहुमत और बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर डाली थी। और कहीं कहीं कांग्रेस ऐसा लगता है कि इस जिम्मेदारी पर कहीं कहीं खड़ी भी उतरी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार इस बात को समझ करके क्षेत्र की जनता के साथ जा रहे हैं, उनके साथ भेंट मुलाकात कर रहे हैं। उनकी योजनाएं जो धरातल पर आम जनता तक और उसके वास्तविक खरीदार तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इस बात का भी आकलन कर रहे हैं। और उसके बाद लगातार जो है प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, वो भी सुविधाएं वहां से देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इस बात को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि आवास मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और इतनी बड़ी संख्या में जनता यदि उनके साथ में खड़ी हुई थी, तो कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी है जो प्रशासनिक रूप से कांग्रेस इस बात को समझने में कामयाब नहीं हो पाई। इसके साथ साथ जो अन्य आरोप कांग्रेस लगा रही है, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, उसको लेकर भी कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि इन आरोपों में हमें कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। और आने वाले समय जब सामने चुनाव है, तो उस समय इन चीजों से हम कैसे बच सकते हैं और कैसे जनता के हित में हम ज्यादा से ज्यादा फैसले ले सकते हैं, इस बात को देखना होगा। बिल्कुल लक्ष्मी जी, आने वाले टाइम में इलेक्शन है और आप लोग तैयारियां भी कर रहे होंगे इलेक्शन को लेकर, 2023 में है। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी से कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो एक मैसेज जाता है, चाहे वो आपकी पार्टी का हो विपक्ष का हो, वो मैसेज गलत जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस का कहना है कि हम लोग हर सर्वे करा रहे हैं, प्रॉपर हर तरीके से हर चीज दे रहे हैं और राज्य में हर चीज दी जा रही है, जनगणना आप लोग नहीं करा रहे हैं, आप लोग ही योजनाओं को रोक रहे हैं। इस प्रकार का कांग्रेस के नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं। 2011 की जनगणना जो है वो लागू है, उसमें जो आवास के सर्वे हुआ है उसको तो आप दे नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से सर्वे जो है वो कोरोना काल के कारण कुछ डिले हुआ है और जो सर्वे होता है वो 10 साल के अंतराल में होता है। अब ये समय जो है अब इसमें चालू होना है, ऐसा एक मैसेज भी है कि अब जो जनगणना है 10 साल के अंतराल में होना था, वो देर हुआ होगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार जो पिछले गरीबी रेखा की सर्वे हुआ है उसके आधार पे जो सुविधा देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो जानती है
कांग्रेस जो है वो जनहितैषी काम करने में सफल नहीं हुई। जो वादे आपने किए उस वादों को महिला बहनों के साथ तो आपने पूरी तरह से ठग किया है। और आज शराब के कारण गांव-गांव में देखिए अवैध शराब जो बिक रही है और उसके कारण पूरा गांव के गांव छोटे छोटे बच्चे जो है नशे की गिरफ्त में आने लगे हैं। और शराब के साथ साथ अन्य मादक पदार्थ भी है, वो चारों तरफ बिक रहा है। और कहीं ना कहीं इसे शासन प्रशासन के द्वारा जो प्रश्रय मिल रहा है, उनके प्रश्रय में ये जी बिल्कुल लक्ष्मी जी, अवैध रूप से ये चिंतनीय है, सोचनी है, बिल्कुल चिंतनीय है। होते हुए हम इनकी नाकामी को बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, सुरेंद्र जी, लक्ष्मी जी और मनीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। और आने वाले टाइम में इलेक्शन है और जनता ही डिसाइड करेगी किस पार्टी ने उनके लिए ठीक से काम किया है, क्योंकि देखा जा रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि आवासीय जो 2018 से उनको लाभ नहीं मिल पाया है, जो लाभ मिलना चाहिए था, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही। कांग्रेस भी अपनी बात को रख रही है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।